बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आज जो चैप्टर लेकर आए उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप समांतर माध्य। बच्चों, ये स्टैटिक्स का है 11th क्लास का। जो बुक पहली है, बुक नंबर 1, उसके जो स्टैटिक्स सब्जेक्ट है उसका पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको समांतर माध्य के बारे में बताएंगे, ठीक है। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य भी आपको निकालना सिखाएंगे। इसके अलावा कल्पित माध्य विधि से और पग विचलन विधि से जो समांतर माध्य निकालना है वो उसको हम अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है क्या। अब इसे हम सब टू सब समझने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसी सांख्यिकी श्रृंखला 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 0 से 10, 10 से 20, कोई भी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य से है। केंद्रीय मूल्य से या प्रतिनिधि मूल्य से, यानी कि जो इन सब का प्रतिनिधित्व करे जो इन सब संख्याओं का प्रतिनिधित्व करे उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या कहेंगे बच्चों? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मतलब कितने भी नंबर हो, सपोज करो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता दूं कि जैसा एक खिलाड़ी है विराट कोहली, अगर हमें उसका औसत निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका केंद्रीय मूल्य निकालना पड़ेगा। औसत का मतलब है कि वो खिलाड़ी कैसा है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम जितने मैच वो खेला उन सबको योग कर लेंगे, सब नंबरों को जोड़ लेंगे। जितने भी मैच, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 150, किसी में 100, उन सबको प्लस कर लेंगे। और प्लस करने के बाद में जितना मैच खेल रहा है उनकी संख्याओं से उसे डिवाइड कर देंगे। जब हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें बच्चों पता चल जाएगा कि उसका औसत कैसा है, ठीक है बच्चों। तो वो केंद्रीय मूल्य होगा। एक छोटी डेफिनेशन भी है, औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। औसत क्या है? वो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि उसमें हम जो 0 को भी ऐड कर लेते हैं और उसके बनाए हुए 200 रनों को भी ऐड कर लेते हैं। इसमें 10 को भी ऐड कर लिया जाता है, इसमें 175 को भी ऐड कर लिया जाता है, इसमें 35 भी ऐड कर लिया जाएगा, इसमें 60 भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वो सभी नंबरों का, सभी संख्याओं का क्या करेगी बच्चों? प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों इस सांख्यिकी औसत के कार्य क्या हैं। सबसे पहली बात है, इससे संक्षिप्त विवरण मिल जाता है। संक्षिप्त विवरण का मतलब ये है कि अगर दो बंदे किसी एक टॉपिक पे बहस कर रहे हैं, जैसा विराट कोहली और रोहित शर्मा, इस टाइम प्रेजेंट में दो बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं भारत के। अब इनके बारे में जो है डिबाइड्स हो रही है। एक तो कह रहा है रोहित शर्मा अच्छा, एक कह रहा है विराट कोहली अच्छा। तो ऐसे में कैसे होगा? हमें संक्षिप्त तौर पे आंकड़े बता देंगे, उनका औसत बता देंगे, पता चल जाएगा जिसके औसत अच्छा वो खिलाड़ी बढ़िया, ठीक है बच्चों। उसके बाद कंपैरिजन, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारे आंकड़े मिल सकते हैं कि भाई 20 में ये अच्छा खेलता है, वनडे में ये अच्छा खेलता है, इस मैच में ये अच्छा खेलता है, इसमें ये अच्छा खेलता है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो है तुलना करना आसान हो जाएगा किसी भी चीज़ के। तो मैं एक खेल बता रहा हूँ, तो सांख्यिकी में हम जो है दो कंपनियों के बारे में तो कंपेयर कर सकते हैं, दो दुकानों के बारे में कंपेयर कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, उनके द्वारा लाए गए अंकों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। नीति निर्धारण, सपोज करो IPL की बहुत सारी टीम है और सब चाहती है कि उसके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी हों। तो ये लोग क्या करेंगे? ऐसे खिलाड़ी पिक करने की कोशिश करेंगे जो अच्छा एवरेज से रन बना रहे हो, अच्छा खेल रहा हूँ, ठीक है। या कोई निवेशक है तो वो किस में पैसा लगाना चाहेगा? वो ऐसी फर्म में पैसा लगाना चाहेगा जिसका औसत अच्छा हो। और तो हमें किससे पता चलेगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की मांग जो मूल्य है उसी से हमसे पता चल जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उससे पता चल जाएगा, नीति बनाने में आसान हो जाएगा। फिर सभी वर्गों का मूल्य है। हम जब बात कर रहे हैं कि मान लो किसी एक संख्या को हमने लिया था और उसका हमने मीन निकाल लिया था, समांतर माध्य निकाल लिया था, तो जो माध्य निकल का आया तो वो उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब बच्चों एक बात बताएंगे हम आप लोगों को, एक अच्छे औसत के लिए आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि वो स्पष्ट हो और उसका स्थिर परिभाषा हो। एक तो स्पष्ट हो, एक स्थिर परिभाषा हो। अगर स्पष्ट नहीं है तो फिर उसका हम जो उसके आंकड़े नहीं निकाल सकते। कैसे स्थिर और स्पष्ट कैसे होने चाहिए? कि अगर हम किसी वजह से किसी दो प्लेयरों की कंपेयर करनी शुरू कर दें, ठीक है। एक प्लेयर है उसने जो है 3 मैच खेले हैं और तीनों मैच उसने सेंचुरी लगा दी। उसके मुकाबले एक प्लेयर है जिसने 200 मैच खेल रखे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो इस वक्त फॉर्म में हो, अच्छा खेल रहा हो और आगे जाके उसका कैरियर जो थोड़ा सा डाउन हो जाए, या हो सकता है कि वो और अच्छा खेलने लगे। तो अगर
कंपटीशन होना है तो लगभग एक लेवल से होना चाहिए कि भाई लगभग उसके भी इतने मैच है, लगभग वो भी इतना ही खेल चुका, उसे भी 2-3 साल खेलते होगी, उससे भी 2-3 साल। ये अगर हम फर्मों की बात करें, जैसे कोई रेस्टोरेंट खुलता है, शुरुआत में उस पर भीड़ बहुत ज़्यादा जाती है, हमने भीड़ जाती हुई देखकर उसका काम देख के कहा कि भाई ये तो इस वाले होटल से ख़राब है, लेकिन हो सकता है कि वो शुरुआत में 10-15 दिन ही अच्छा परफॉर्म करे, बाद में उसके रिजल्ट आने शुरू हो। तो ऐसे में क्या होता है, हमें जो औसत करना है तो वो कैसा करना है, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि जिन जिन पक्षों को हम ले रहे हैं दोनों के दोनों इक्वल हैं या नहीं है। दूसरा है प्रतिनिधि। बच्चों अगर किसी वजह से एक औसत में आवश्यक होना चाहिए कि वो सबका प्रतिनिधित्व करे, अगर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा तो इसका मतलब औसत सही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को लेके बता देता हूँ। जैसे एक क्लास है, उसमें जो है 5 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 5। एक की जो पॉकेट मनी है 10, दूसरे की है 15, तीसरे की है 35 या 30 मान लीजिएगा, और चौथे की है 45 और एक की है 1000, ठीक है। अब जब हम इनको लेंगे तो 5, 25, 30 और 40, 70 और 30, 100, 1100 हो गई बच्चों, ठीक है। यानी कि 45 और 15, 60 और 100, 1100 हो गई। अब अगर मैं इसका औसत निकाल लूँ तो 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 दूनी 8, 3 बच गए, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, कितना आ गया 275। क्या बच्चों ये इन 4 लोगों का भी प्रतिनिधित्व करता है औसत? क्या ये 275 इन तीनों का भी प्रतिनिधित्व करता है? नहीं करता। अगर हम इस आधार पे क्लास का वो बनाने लगे तो हम क्या कहें कि भाई क्लास में हमारे पास के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों की जो मासिक जो है जेब खर्च कितना, पॉकेट मनी कितने, 275। अब ऐसे में क्या है, क्या ये सारे के सारे जो हैं पांचों के पांचों इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? एक को 10 मिल रहे हैं, एक को 15 मिल रहे हैं, एक को 30 मिल रहे हैं, एक को 45, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, इनका तो पासंग भी नहीं, ये जो पीछे पीछे के नंबर है वो भी मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ऐसा आंसर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो इनका प्रतिनिधित्व हो। तो अगर हम इसको हटा के जब औसत निकाल लें तब इसका औसत ठीक होगा। समझ गए बच्चों? तो ये कंपेयर में ठीक नहीं है। सरलता बच्चों, माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इस तरीके से वो होनी चाहिए कि वो सरल हो। सरलता के हिसाब से ही, जिससे कि सिंपल हो, उसे कई विधियों में बांटा है, जिससे अच्छा लगे उससे बच्चे निकाल सकते हैं। और आंकड़ों के बारे में, मौसम के बारे में अनुमान लगाना सरल हो जाए, ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। हाँ बच्चों, निश्चितता होनी चाहिए उनमें। अब इसमें कहाँ निश्चितता है, ये तो अनिश्चित आंकड़े है, 275 आ रहा है, ठीक है। और इसका बीजगणितीय विवेचन हो जाता है। हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी में हम आंकड़े प्राप्त करते हैं उनको जो है हम क्या कर लेते हैं, बीजगणित के हिसाब से उनका विवरण कर सकते हैं। और अंदाज़ा लगा के बीजगणित में ऐसा होता है कि भाई अगर इस वक्त इस साल इस चीज़ का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, इस साल वर्षा अच्छी हुई, इस साल गर्मी अच्छी हुई तो वर्षा अधिक होगी। हमने देखा कि पिछले सालों के मुकाबले में औसत तापमान अगर इतने डिग्री टेम्परेचर रहा तो जिस साल इतना है तो ये इस साल इससे भी ज़्यादा, एवरेज से भी ज़्यादा, तो बारिश भी एवरेज से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम आगे के लिए नीति का निर्धारण कर सकते हैं और इस चीज़ों को हम बीजगणितीय विवेचन के जरिए लोगों को समझा सकते हैं कि भाई जिस साल जो है गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मियों के दिनों में, उस साल वर्षा ज़्यादा होती है, जिस साल जो है गर्मियों के दिनों में गर्मी कम होती है उस साल वर्षा कम होती है। इस तरीके से हम उनके साथ बीजगणितीय विवेचन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि से, बच्चों 3 विधि से हम आप लोगों को समांतर माध्य निकालना सिखाएंगे। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। इन तीनों विधि में से किसी भी विधि से आपको पेपर में दिया जाएगा कि आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ये ना दिया गया हो कि किस विधि से करना है, फिर आपको इन तीनों विधियों में से जो सी विधि अच्छी लगे उस विधि से ये सवाल कर लेना। अच्छा, इसलिए मैंने जो है इसका एक पार्ट आज उसमें बनाया इस वीडियो में और अगला पार्ट मैं दूसरी वीडियो में दूंगा। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य की, ठीक है। अब तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर समांतर माध्यम पग विचलन विधि में भी वैसे में भी। सबसे पहले आप एक बात देख रहे हैं कि सीधी सीरीज है, इसमें 15, 20, 30, 22, 25, 28, 40, 50, 55 और 65 सिर्फ सीधी सीरीज है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं कुछ सिंबल बता दूं। जैसे ये x बार है तो इसे कहते हैं बच्चों समांतर माध्य है, ठीक है बच्चों, समांतर माध्य। इसके अलावा ये है सिग्मा x,
सिग्मा का मतलब जोड़ है और एक्स का जोड़, ठीक है। और इस सवाल के लिए जो फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर, जो मैंने निशान ही ले लिया, बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि मदों का योग अपॉन में मदों की संख्या, मदों की संख्या, ठीक है। मदों का योग बटे मदों की संख्या, ठीक है। अब मदों का योग कैसे? सबसे पहले हम इन मदों को देख लेंगे। ये योग संख्याएं तो 10 हैं और ये है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 और बच्चों 65, ठीक है। अब बच्चों जब हम इन्हें तीनों सारी की सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, इनका ऐड करेंगे, तो इनका ऐड आएगा बच्चों 340, ठीक है, अपॉन में 10। अब इस 0 से 0 काट दो तो कितना आ गया 34। तो आपका समांतर माध्य कितना आ गया बच्चों 34। यानी कि अगर किसी वजह से आपका जो सवाल है वो सीधे की सीधे सिर्फ एक ही लाइन में है, कुछ सिर्फ नंबर ही दे रखे हैं, जैसे किसी खिलाड़ी के रन दे रखे हैं, उसका एवरेज निकालना हो, तो आपको क्या करना, सीधे के सीधे इन्हें प्लस कर लेना और प्लस करके आप अब बच्चों है दूसरा सवाल। उस सवाल में हम क्या देख रहे हैं, मजदूरों की संख्या दे रखी है 10, 20, 30, 40। 10 मजदूरों की जो 10 रुपये जो 10 मजदूर हैं या मजदूरी है 10 रुपये की, वो 4 लोगों को मिल रही 20 रुपये की मजदूरी, 6 लोगों को 30 रुपये की 3 और 40 रुपये की 7। वैसे ये आंकड़े वैसे ही, इन्हें अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो 100, 200, 300 कर सकते हैं आप, और जो पेपर में दिया वो आप कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे मजदूरी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे लिख लेंगे मजदूरों की संख्या, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले मजदूरी कितनी है 10, फिर है 20, 30, 40। मजदूर कितने 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं और 7 हैं। अब इसको मानेंगे f और इसे मान लेंगे x, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, यानी कि इसकी और इसकी गुना आपस में, सामने के सामने 10 चौक 40, 20 छिंग 120, 30 3 90 और 7 चौक 28 280। बच्चों f का जो योग होगा वो होगा सिग्मा f, 7 और 3 10 और 6 16 और 20, और इन दोनों का योग होगा सिग्मा एफ एक्स 0, 9 और 8 17, 18 19, 20 और 3 23, 23 का 23, 2 और 3 4 5, दोबारा देख लेंगे 0 4 और 2 6 9 15 15 8 23 का 3 2 2 और 2 4 1 5, कितना आ गया 530। अब बच्चों इसका वो है फार्मूला, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। बच्चों सिग्मा एफ एक्स कितना है 530 और सिग्मा एफ कितना है 20। इस 0 से ये 0 काट देंगे बच्चों, तो अब आ गया हमारा 53 अपॉन में 2। अब 53 इसका मतलब है डिवाइड कर देंगे, 53 को 2 से, 2 दूनी 4, 1 3 2 6 12, 1 बच गया, पॉइंट लगा देंगे 0, 2 पंजे 10। तो हमारा माध्य कितना आ गया, माध्य बराबर 26.5। बच्चों ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जो तीसरा सवाल देखते हैं उसमें दे रखा है 0 से 10 तक नंबर वाले 5 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 तक नंबर वाले 4 विद्यार्थी हैं, 20 से 30 वाले 3 विद्यार्थी हैं और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 8। अब अगर इस तरह का दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंक लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब जब हमने अंक लिख लिए वो है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और बच्चों 30 से 40। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है इसका मध्यमान का, मध्यमान यानी कि मध्यमान मतलब मिड पॉइंट, इसे हम लिखेंगे x से, ठीक है। और वो निकलता कैसे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 0 और 10 हो जाएंगे 5, 10 और 20 30 का आधा 15, 20 और 30 50 का आधा 25, 40 और 30 70 का आधा 35,
ठीक है बच्चों, 70 का आधा 35। अब हमारे पास f तो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी विद्यार्थियों की संख्या। अब ये जो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या है बच्चों, इसे हम कैसे लेंगे, ये दे रखा है, इसे लिखेंगे हम f के तौर पे, और ये हमारी 5, 4, 3 और 8। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स, और ये हो जाएगा सिग्मा f, प्लस कर लेंगे 8 और 2 10 11, 11 और 9 20, ये फिर 20 आ गई है। अब इनकी सामने के सामने गुना, 5 की 5 में 25, 15 की 4 में 60, 25 की 3 में 75, 35 की 8 में 35 दूनी 70, और 7 चौक 28 280। अब इन्हें प्लस कर लेंगे, हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। 0 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 7 15 और 6 21 22 23 24 का 4 का 2 और 2 दूनी 4, 440। इस तरीके से हमारा इसमें आ गया 440। फार्मूला क्या होगा समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास समान सिग्मा एफ एक्स कितना आया 440, और सिग्मा एफ कितना है 20। इस 0 से इस 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा समांतर माध्य बराबर 22। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। बच्चों अगर आपके समांतर माध्य में कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भी आपको पूछना है कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछेगा, हम हर एक कमेंट्स का जवाब देते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।